क्लास 2। आज के अपने ऑनलाइन क्लास में हम लोग एक कविता पढ़ेंगे। बच्चों, इस कविता के पात्र बहुत ही अनोखे हैं। आप लोगों ने अभी तक इतनी सारी कविता पढ़ी है, लेकिन कभी भी ऐसी कविता नहीं पढ़ी होगी जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है ये कविता। कविता का नाम है चांद का कुर्ता और पेज नंबर है 66 यानी 66। बच्चों, जैसा कि कविता के नाम से पता चल रहा है और यहाँ जो चित्र बने हुए हैं उससे भी पता चल रहा है कि ये कविता चांद के ऊपर है। तो अभी तक हम लोग ने कभी भी चांद के ऊपर कोई कविता नहीं पढ़ी और इस कविता में चांद जो है वो एक बच्चे के रूप में है, एक और बच्चे के रूप में वो अपनी माँ से कुछ फरमाइश कर रहा है, कुछ ज़िद कर रहा है। जैसे हम लोग अपनी माँ से कभी कुछ फरमाइश करते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उसी तरीके से आज इस कविता में चांद एक बच्चे के रूप में अपनी माँ से फरमाइश कर रहा है और बदले में उसकी माँ उसे क्या कह रही है, ये सब कुछ हम आज इस कविता के माध्यम से जानेंगे। चांद अपनी माँ से अपने कपड़े सिलवाने के लिए कहता है, पर माँ तो चांद के घटने बढ़ने से परेशान है। देखें माँ उसके लिए क्या सिलवाती है। तो बच्चों, यहाँ पे फरमाइश किस चीज़ की हो रही है? यहाँ पे फरमाइश हो रही है कपड़े के लिए, यानी चांद को क्या चाहिए? कपड़े चाहिए। लेकिन माँ क्यों इसलिए परेशान है? माँ क्यों नहीं चांद के मनपसंद कपड़े ला के दे पा रही है? क्योंकि माँ परेशान है कि ये जो उनका बेटा चांद है वो कभी तो घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है। तो इस बात से माँ बहुत परेशान है। तो अब पढ़ते हैं, कविता शुरू करते हैं कि चांद ने क्या बोला और बदले में माँ ने क्या किया। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। हट कर बैठा, हट करना मतलब ज़िद करना। एक दिन चांद जो है, ये जो चांद बेटा चांद है, वो अपनी माँ से ज़िद करने लगा कि माँ मुझे एक ऊन का झिंगोला सिलवा दो। बच्चों, झिंगोला एक तरीके के वस्त्र का नाम है, मतलब इसको मतलब ढीला ढाला कपड़ा जो होता है। जैसे कोई कपड़ा होता है, साड़ी होती है या ये पैंट और ये शर्ट है, उसी प्रकार एक तरीके के कपड़े का नाम होता है झिंगोला, जो पहनने या देखने में कैसा होता है? एकदम ढीला ढाला सा होता है। तो चांद जो है वो अपनी माँ से ज़िद कर रहा है कि माँ मुझे ऊन का झिंगोला सिलवा दो। अब ऊन का झिंगोला, ऊन क्या होता है? जैसे हम लोग जब ठंड का मौसम आता है और हम लोग स्वेटर पहनते हैं, तो जो हमारा स्वेटर होता है वो ऊन का बना हुआ होता है। ऊन क्या करता है? हमें गर्म रखने में सहायता करता है, जिससे ठंड के मौसम में हमें ज़्यादा ठंड ना लगे, हम थोड़े गर्म रहें, इसके लिए हम ऊन के बने कपड़े पहनते हैं। ऊन से गर्मी मिलती है। तो यहाँ पर चांद भी अपनी माँ से कह रहा है कि मुझे ऊन का झिंगोला सिलवा के दो। आगे चांद कह रहे हैं, सनसन करती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। चांद बोल रहे हैं कि माँ मुझे ऊन का झिंगोला सिलवा दो। झिंगोला मैंने बताया एक तरीके के कपड़े का, वस्त्र का नाम होता है। जैसे हम लोग अलग अलग, कभी हम स्कर्ट टॉप पहनते हैं, कभी हम फ्रॉक पहनते हैं, कभी पैंट शर्ट पहनते हैं, उसी तरीके से एक प्रकार का कपड़ा होता है झिंगोला। ठीक है? तो चांद को झिंगोला चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि सनसन करती हवा रात भर जो है, चांद कह रहा है कि रात भर इतनी सनसन ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है, मैं ठंड के मारे मरता रहता हूँ, जाड़े से मरता हूँ। जाड़े मतलब ठंड को ही हम लोग जाड़ा बोलते हैं या सर्दी बोलते हैं। तो जाड़े से, ठंड से मैं मरता रहता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह।
बच्चों, जब ठंड का मौसम आता है तो आप लोग थोड़ा याद करिए कैसा रहता है कि हम लोग एकदम ठंड के मारे कांपते रहते हैं, एकदम सिकुड़ जाते हैं। तो उसी को बोलते हैं ठिठुरना। ठीक है। तो यहाँ चांद भी कह रहा है कि रात भर इतनी ठंडी हवा चलती है, मैं इधर उधर यात्रा करता हूँ, यानी कभी इधर जाता हूँ कभी उधर जाता हूँ, तो ठंड की वजह से मेरी हालत ख़राब होती है, मैं जाड़े से मरता रहता हूँ। इसीलिए माँ मुझे एक ऊन का झिंगोला सिला के दो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ये इतनी फरमाइश या इतनी हट, इतनी ज़िद चांद ने अपनी माँ से की। आगे क्या है? आगे चांद बोल रहे हैं, आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। आगे चांद अपनी माँ को मनाने के लिए कह रहे हैं कि एक तो ये आसमान का सफ़र, यानी मैं आकाश में रहता हूँ। यहाँ पे सफ़र करना मतलब यात्रा करना, कहीं आना कहीं जाना, उसको बोलते हैं सफ़र करना या यात्रा करना। तो चांद कह रहे हैं कि एक तो मैं आकाश में रहता हूँ और सफ़र करता हूँ आकाश में, और ऊपर से ये जो अभी मौसम चल रहा है वो किसका चल रहा है? जाड़े का मौसम चल रहा है, यानी सर्दी का मौसम चल रहा है। तो माँ, अगर तुम मुझे झिंगोला ला के नहीं दे सकती तो कम से कम एक कुर्ता ही ला दो कहीं से भाड़े का। कुर्ता भी बच्चों एक प्रकार के वस्त्र का नाम होता है, कुर्ता। और चांद कौन सा कुर्ता मांग रहा है? भाड़े का कुर्ता। भाड़े का कुर्ता मतलब कोई भी चीज़ भाड़े पर लाना का मतलब होता है कि हमने कहीं से ली, थोड़े दिन उसको इस्तेमाल की और फिर बाद में उसे वापस कर दिया। जिस प्रकार हमने ली कोई भी चीज़, जिस रूप में ली उसको अच्छे से इस्तेमाल किया और फिर उसको उसी रूप में वापस कर दिया, तो उसको बोलते हैं भाड़े का। ठीक है। तो यहाँ चांद आगे अपनी माँ से कह रहा है कि अगर माँ तुम मुझे झिंगोला नहीं सिलवा सकती तो कोई बात नहीं, कम से कम एक कुर्ता ही ला दो कहीं से मेरे लिए भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे न तुझको जादू टोने। देखो, अब बच्चे की जब इतनी सारी हट या ज़िद या फरमाइश कह लीजिए, जब माँ ने सुनी तो माँ ने उसका उत्तर दिया कि अरे सलोने कुशल करे भगवान, मतलब सलोने मतलब होता है प्यारा। ठीक है। तो जैसे हमारी माँ हमसे प्यार से या प्यार में हम लोग को अच्छे अच्छे नामों से पुकारती हैं, हमारे नाम के अलावा भी हमें कोई प्यार में नया नया नाम दे देती हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी चांद की माँ जो है वो अपने बेटे चांद को प्यार से अरे सलोने बोल रही हैं। अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे न तुझको जादू टोने, कि अरे मेरे बेटे, मेरे प्यारे बेटे, भगवान तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हें कोई जादू टोना ना लगे या तुम्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ये बात चांद की जो माँ है वो अपने बेटे को प्यार से कह रही है। आगे क्या बोल रही हैं? जाड़े की बात तो ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। माँ अपने बेटे से कह रही हैं कि बेटा, तुम जो ये जाड़े की बात कह रहे हो कि तुम्हें ठंड लगती है रात भर, ये बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मुझे डर तो इस बात का है या मुझे चिंता या फिक्र इस बात की है कि मैं तुम्हें कभी भी एक नाप में नहीं देखती हूँ। बच्चों, यहाँ पे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आप लोग को अगर कभी कोई नया कपड़ा ख़रीदना होता है या कभी आप लोग के लिए नया कपड़ा आता है तो वो कैसे आता है? आपकी माँ आपको लेकर के कभी या कभी आपको छोड़ कर के जाती हैं मार्केट, बाज़ार जाती हैं, वहाँ से कोई नया कपड़ा ख़रीदा, कपड़ा ख़रीद के लिए आप लोग के लिए लेके आए। ठीक है। अब आप उस कपड़े को पहन के देखते हो तो कभी ऐसा होता है कि कपड़ा छोटा हो गया तो कपड़ा वापस करके बड़ा लेके आया जाता है। कभी ऐसा होता है कि कपड़ा बड़ा आ गया तो फिर उसको वापस किया जाता है और छोटा आपके नाप का कपड़ा लाया जाता है। और कभी ऐसा होता है कि कपड़ा सही आया, सही नाप का आया तो आप उसको रख लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही होता है। लेकिन यहाँ पे चांद की माँ क्या करे? चांद की माँ को क्या परेशानी हो रही है? चांद की माँ को ये परेशानी हो रही है कि
एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ, कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। यानी चाँद की माँ कह रही है कि तुम रोज़ एक जैसे तो नहीं होते हो, मैं किसी दिन देखती हूँ तुम बड़े हो जाते हो, पूरे गोल चाँद हो जाते हो, उसके दूसरे दिन या 1-2 दिन बाद तुम धीरे धीरे छोटे होने लगते हो, कभी 1 उंगली बड़े हो जाते हो तो कभी एकदम से छोटे हो जाते हो, किसी दिन मोटे होते हो तो किसी दिन आधे होते हो। ऐसा ही होता है ना। कभी आपने आसमान में चाँद को ध्यान से देखा होगा तो चाँद हर रात आपको अलग अलग रूप में दिखाई देगा। कभी भी 1-2 रातें एक जैसी चाँद की आप नहीं देख पाओगे। आज देखोगे चाँद पूरा है, कल उससे थोड़ा सा छोटा होगा, परसों के दिन थोड़ा और छोटा होगा। ऐसे कर कर के एक दिन चाँद आसमान से पूरा गायब हो जाता है। फिर जिस दिन गायब हो जाएगा उसके दूसरे दिन से फिर थोड़ा थोड़ा करके चाँद निकलने लगेगा। चाँद के साथ ऐसे ही होता है। तो इसी बात की परेशानी चाँद की माँ को है कि एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ, कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, अंगुल मतलब उंगली को अंगुल बोला गया, ठीक है। कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा, ठीक है। तो अब आपको ये पंक्तियाँ समझ में आ रही होगी कि क्यों चाँद की माँ अपने बेटे के लिए ऐसे बोल रही है, ठीक है। आगे भी माँ कुछ कह रही हैं। घटता बढ़ता रोज़ किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आँखों को तू दिखलाई पड़ता है। अभी जैसा मैंने बताया कि चाँद घटते घटते, यानी घटते घटते मतलब कम होते होते एक दिन पूरा ही गायब हो जाता है और उस दिन आसमान में चाँद हम लोग को दिखाई ही नहीं देता है। तो वही चाँद की माँ भी कह रही है कि घटते बढ़ते तो तुम रोज़ रहते ही हो, लेकिन एक दिन या किसी दिन ऐसा भी होता है कि तुम दिखाई ही नहीं देते हो। अब तू ही यह बता नाप तेरी किस दिन, फिर से पढ़ रही हूँ। अब तू ही यह बता नाप तेरी किस रोज़ लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज़ बदन में आए। अब आगे परेशान होके चाँद की माँ बोल रही है कि मेरे बेटे अब तुम ही हमें बता दो कि हम किस दिन तुम्हारी नाप लेकर के तुम्हारे लिए झिंगोला या कोई कपड़ा लेकर आए जो तुम हर रोज़ पहन सको या बार बार पहन सको। अब चाँद तो किसी दिन छोटा हो जाएगा, तो अगर उसका कपड़ा है उसका कपड़ा उससे बड़ा हो जाएगा, किसी दिन चाँद बड़ा हो जाएगा तो उसका वो कपड़ा उससे छोटा हो जाएगा। तो इसी बात की परेशानी चाँद की माँ को भी है कि अब तुम बताओ कि मैं किस नाप से तुम्हारा कपड़ा लेके आऊँ जो तुम्हें हर रोज़ तुम उसको पहन सको, ठीक है। तो ये एक छोटी सी प्यारी सी कहानी नहीं, कविता थी बच्चों। मुझे पढ़ाने में तो बहुत मज़ा आया और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सुनने में भी उतना ही आनंद आया होगा। इसमें जो चाँद है, जिन्हें हम चंदा मामा के नाम से भी पुकारते हैं, आज इस कविता में ये चंदा मामा एक छोटे बच्चे बने हुए हैं और बच्चों की तरह से ये अपनी माँ से ज़िद कर रहे हैं झिंगोले के लिए या एक अच्छे कपड़े के लिए, और उनकी माँ उनसे परेशान होकर के उन्हें समझा रही हैं। ऐसा हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा। कभी आप लोग ज़िद करते होगे तो आपकी माँ भी आपको कभी ज़िद पूरी हो जाती है, कभी थोड़े दिन बाद पूरी होती है, या कभी आपको समझा दिया जाता होगा। उसी तरीके से चाँद की माँ भी चाँद के साथ कर रही है, ठीक है। तो इस कविता के कवि हैं, कवि मतलब या लेखक भी बोल सकते हैं, जिन्होंने ये कविता लिखी है, ठीक है। तो इस चाँद का कुर्ता कविता के कवि या लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। ये उनका नाम है, रामधारी सिंह दिनकर। चलो अब हम लोग अभ्यास की बात करते हैं। बच्चों, कोई भी कविता याद करते समय आपको कविता का नाम ज़रूर याद होना चाहिए। मैं ये बात बार बार बोल चुकी हूँ, फिर से बोल रही हूँ, फिर समझा रही हूँ कि कविता का नाम और
कविता लिखने वाले का नाम, ये दोनों बातें बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आपको कविता याद है, आपने सुना दी या लिख दी, काम ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है, ये काम पूरा नहीं हुआ जब तक आप कविता का नाम क्या है और कविता को किसने लिखा है, ये दोनों चीज़ भी नहीं लिखते। अब एक और बात यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे कविता का नाम, कविता मैं आपको दिखाती हूँ बुक में। देखो बच्चों, कविता का नाम हमेशा शुरू में होता है, यानी ये जो पंक्तियाँ शुरू हुई है उसके पहले, सबसे पहले कविता का नाम, ठीक है। उसके बाद हम लोग पंक्तियाँ लिखते हैं, जो भी जितनी भी हमें लिखनी है, और सबसे अंत में जब कविता की पंक्तियाँ लिखना पूरी हो जाता है, ख़त्म हो जाती है, तब हम कविता लिखने वाले का नाम लिखते हैं, यानी कवि का नाम लिखते हैं। एकदम अंत में, आखिरी में, जब हमारा पंक्तियाँ लिखने का काम पूरा हो जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, आपकी किताब में भी ऐसा है और यही सही तरीका भी है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ बच्चों, ये जो कविता है ये बहुत थोड़ी ज़्यादा लंबी है, ठीक है। तो मौखिक रूप में आपको ये कविता पूरी याद करनी है। अगर आप 2-3 बार इसको पढ़ेंगे तो आपको कविता याद हो जाएगी, मतलब आधी तो याद हो ही जाएगी, और जो आधी बची हुई है उसको आप थोड़ा सा ध्यान से करिएगा तो आपको पूरी कविता याद हो जाएगी, ठीक है। ऐसे मत सोचो कि कविता बहुत लंबी है, हमें याद नहीं होगी। कविता याद करने का बहुत आसान सा तरीका होता है। देखो बच्चों, कविता की जब भी हम लोग रीडिंग करते हैं, यानी जब कविता को पढ़ते हैं, तो इसे हम पाठ की तरह नहीं पढ़ते हैं, जैसे कोई कहानी पढ़ रहे हैं या कोई पाठ पढ़ रहे हैं, उस तरीके से कविता नहीं पढ़ी जाती है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बोल रही हूँ, घटता बढ़ता रोज़ किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आँखों को तू दिखलाई पड़ता है। इस तरीके से कविता नहीं पढ़ी जाती है। इस तरीके से हम लोग पाठ, कोई भी पाठ पढ़ सकते हैं, कोई कहानी पढ़ सकते हैं, संवाद पढ़ सकते हैं, लेकिन कविता को ऐसे नहीं पढ़ते। कविता में थोड़ा सा हम लोग लय बांध के पढ़ते हैं, जैसे घटता बढ़ता रोज़ किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आँखों को तू दिखलाई पड़ता है। ये है सही तरीका कविता को पढ़ने का। और जब आप इसी तरीके से कविता पढ़ेंगे तो आपको फटाफट याद हो जाएगी, उसमें टाइम नहीं लगेगा। तब ये जो इतनी बड़ी सी कविता आपको दिख रही है, ये आपको लगेगा अरे ये तो बहुत छोटी सी थी, याद भी हो गई, ठीक है। तो मौखिक रूप से आप इस कविता को पूरी याद करेंगे। अब आ जाते हैं लिखित अभ्यास पे। बच्चों यहाँ पे देखिए, जो कविता की आपकी एक लाइन, आपकी किताब में जो एक पंक्ति दी हुई है, जब आप इसको कॉपी में लिखेंगे तो ये 2 पंक्ति बन जाएगी, ये एक पंक्ति नहीं रह जाएगी। किताब में, इस कविता में एक पंक्ति में 2 पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। मतलब मैं सरल भाषा में आपको बताऊं कि यहाँ पे जो एक लाइन आपको कविता की दिख रही है, जब आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तो ये एक लाइन से 2 लाइन बन जाएगी। ये बड़ी सी लाइन है, तो जब हम कॉपी में लिखेंगे तो ये एक की जगह 2 लाइन बन जाएगी। मतलब अगर हम इसको गिने 1 2 3 4, 4 लाइन दिख रही है, लेकिन ये 4 लाइन नहीं है। जब हम इसको लिखेंगे तो ये 8 लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो आप इसको 8 लाइन ही मानिए, इसको 4 लाइन मत मानिए, क्योंकि ये आप इतना बड़ा एक लाइन में लिख ही नहीं पाओगे। ये बन जाएगी 4 लाइन। पहली लाइन क्या होगी? हट कर बैठा चांद एक दिन, ये प्रथम पंक्ति हुई। माता से यह बोला, ये दूसरी। सिलवा दो माँ मुझे ऊन का, तीसरी। मोटा एक झिंगोला, चौथी। सनसन करती हवा रात भर, पांचवी। जाड़े से मरता हूँ, छठी। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह, सातवीं। यात्रा पूरी करता हूँ, आठवीं। यानी ये हो गई 8 लाइन। मैंने लाइन को कैसे विभाजित किया, अलग अलग भाग में कैसे किया, तो जहाँ पे अल्प विराम है और जहाँ पूर्ण विराम आया है, उसके हिसाब से लाइन को, पंक्तियों को अलग अलग विभाजित किया, ठीक है।
पहली बात कविता को लिखते समय ध्यान रखने की है कि कविता का नाम हो, कविता की जितनी पंक्ति पूछी जाए, 1, 2, 4, 8 जितनी पूछी जाए सिर्फ उतनी ही पंक्तियाँ आप लिखिए। पंक्तियाँ लिखते समय इस बात का एकदम विशेष ध्यान रखा जाता है कि कहाँ पे अल्प विराम आ रहा है, कहाँ पे पूर्ण विराम आ रहा है, उसको भी लगाना ज़रूरी है। अगर आप अल्प विराम और पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे तो आपकी कविता अधूरी मानी जाएगी। ठीक है। उसके बाद जब आपकी पंक्तियाँ लिखना पूरी हो गया तब आप अंतिम में लेखक का नाम पंक्तियों के नीचे लिखेंगे, जैसा कि आपकी बुक में होता है और जैसा मैं आपको हर बार सिखाती हूँ। ठीक है। अब आते हैं कॉपी के कुछ कामों पर। उसके पहले हम लोग वर्तनी देख लेते हैं। रेखांकित करते जाइए बच्चों। चांद, झिंगोला, माँ, ठिठुर ठिठुर कर, ये एक ही शब्द है। यात्रा, सफ़र, सलोने, कुशल, भगवान, जादू टोने, डरती, चौड़ा, घटता बढ़ता, झिंगोला। तो इन वर्तनी का अभ्यास करिएगा बच्चों। इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ आपके लिए मुश्किल है तो उसको लिख करके उसका भी अभ्यास ज़रूर करिए। अब पढ़ते हैं शब्द अर्थ की ओर। हठ, जिद, झिंगोला, ढीला ढाला वस्त्र, जाड़ा, सर्दी या ठंड, ठिठुरना, सर्दी से कांपना, आसमान, आकाश, सफ़र, यात्रा, भाड़ा, किराया, सलोने, प्यारे, कुशल, भला, अंगुल, एक अंगुल की नाप, रोज़, प्रतिदिन, बदन, शरीर। तो ये कुल 12 शब्द अर्थ हैं बच्चों। इसे अपनी कॉपी में लिखिएगा और इसको याद करिएगा, अभ्यास करिएगा। आगे बढ़ते हैं अब। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। इस तरीके का अभ्यास हम लोग पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पे आपको एक पंक्ति लिख के दी हुई है, उसके बाद वाली पंक्ति आपको लिखनी है। अभी तक होता था कि आधी पंक्ति लिखी होती थी और बाकी आधी हमें लिखना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे एक लिखी है, उसके आगे की आपको लिखना है। जाड़े की बात तो ठीक है, फिर रिक्त स्थान, आगे क्या होगा इसे आपको पूरा करना है। फिर एक नाप में कभी नहीं, फिर रिक्त स्थान पूरा करने के लिए। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, फिर से रिक्त स्थान। और अंतिम में बड़ा किसी दिन हो जाता है, फिर रिक्त स्थान। बच्चों यहाँ पे एक बात आप लोग को बताऊं कि ये जो कविता अभी हम लोग ने पढ़ी, चांद का कुर्ता, ये कविता मौखिक रूप से आप पूरी कविता याद करेंगे। ठीक है, पूरी कविता मौखिक रूप में याद करेंगे। उसके बाद जो पंक्तियाँ यहाँ पर आपको आधी पंक्तियाँ दी है पूरी करने के लिए, इसका अभ्यास तो आप करेंगे, लेकिन जब लिखित रूप से कविता लिखेंगे तब आप अपनी कविता की प्रथम 8 पंक्ति और अंतिम 8 पंक्ति का लिखित अभ्यास करेंगे। अब मैं दिखाती हूँ।
प्रथम 8 पंक्ति कौन सी होगी? ये जो मैंने आपको बताया कि ये जो 4 पंक्तियाँ हैं ये 8 हो जाएगी, तो ये प्रथम 8 पंक्ति हो गई। मतलब गिनेंगे तो हम गिन पाएंगे इसको 1 2 3 4, लेकिन जब हम अपनी कॉपी में लिखेंगे तो ये 4 की जगह 8 हो जाएगी। तो हम ये प्रथम 8 पंक्तियाँ लिखेंगे और फिर अंतिम 8 पंक्ति। अंतिम 8 पंक्ति मतलब एकदम आखिरी की 8 लाइन, 1 2 3 4। इसको भी इन 4 लाइन को जब कॉपी में लिखेंगे तो ये 8 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो इस तरीके से आप इस कविता का अभ्यास करेंगे। एक बार देख लेते हैं हम लोग ने क्या क्या किया। वर्तनी, कविता की पंक्तियाँ पूरी करिए जो किताब में था। शब्दार्थ जो अब किताब में पढ़ा। उसके बाद घ नंबर पे चांद का कुर्ता कविता की प्रथम 4 एवं अंतिम 4 पंक्तियाँ लिखिए। ठीक है, अभ्यास करने के लिए जो मैं आपको दे रही हूँ वो प्रथम 4 और अंतिम 4 पंक्तियाँ हैं, लेकिन इसके अलावा आपको प्रथम 8 और अंतिम 8 पंक्तियों लिखने का अभ्यास ज़रूर करना है। ठीक है, एक यहाँ पे एक बात समझानी थी। जैसा अभी किताब में भी मैंने समझाया, जब भी कविता लिखेंगे तो कविता का नाम ज़रूर लिखेंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने ऊपर अपने कविता शुरू करने से पहले हेडिंग डाल रखी है चांद का कुर्ता। जब आप दोबारा कविता लिखेंगे तो कविता का नाम फिर से लिखेंगे। कहाँ पे अल्प विराम है, कहाँ पे पूर्ण विराम है, ये सब लगाना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद नीचे कविता ख़त्म होने के बाद लेखक का नाम लिखना ज़रूरी। ठीक है बच्चों, तो इन सभी चीज़ों का अभ्यास करिए। ये कविता पढ़ाने में मुझे बहुत आनंद आया और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को पढ़ने में भी अच्छा लगा होगा। तो एक बार 2 बार कविता अपने आप पढ़िए, उसके बाद इन सभी अभ्यासों को पूरा करिए। गुड डे।